नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग पूर्वावलोकन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें आज हमारा 31वां लेसन है, 31st लेसन है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं अस्थायी विशेष प्रावधान जितने होते हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। लिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 269 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का प्रावधान है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 21 में देखेंगे तो क्या है, अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंध से था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र के समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1957 को इसे प्रभावी किया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी आगामी कुछ परीक्षाएं हुई तो उसमें पूछा गया था। संविधान के भाग 6 राज्य के बारे में उपबंध के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं में राज्य पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। ध्यातव्य है कि 6 अगस्त 2019 को संसद की संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। और अब संविधान 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध अनुच्छेद 152 एवं 308 सहित किसी विधि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, करार आदि में किसी प्रतिकूल बातों के होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किन्हीं मॉडिफिकेशन या अपवादों यानी एक्सेप्शन से जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू अध्यादेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया था। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। 31 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इसी दिन वल्लभ भाई पटेल की जयंती जन्मदिवस मनाया जाता है और इनको एकता पुरुष या एकता दिवस के दिन के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। अनुच्छेद 371 के अनुसार महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 71 खा में असम, अनुच्छेद 71 गा में मणिपुर, अनुच्छेद 71 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, जबकि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, के संबंध में अनुच्छेद 371 चा में सिक्किम, 371 छा में मिजोरम, 371 जा में अरुणाचल प्रदेश, 371 झा में गोवा तथा 371 झा में कर्नाटक के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 371 डा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध है। ये जो हमने पढ़े 371 वाले जितने भी, इनसे क्वेश्चन को भर के आए हुए हैं हर एक परीक्षा में। अभी जो हम लोग आगे सॉल्व करें उसको देखेंगे। याद रखिएगा 371 किससे है? महाराष्ट्र से और गुजरात से। 371 का किससे है? वो नागालैंड से। का किससे है? असम से।
गा मणिपुर से, था किससे है, आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से। चा में आप देखेंगे सिक्किम, छा में मिजोरम, 331 जा में चा में अरुणाचल प्रदेश, झा में गोवा और 371 इया में आप कर्नाटक का संबंध देखेंगे। और वहीं डा में देखेंगे आप क्या रहेगा, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ का, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में है। अब चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, मतलब कि जो राज्य हैं उनके विभिन्न राज्यों का प्रावधान है वो 371 का में है, जिसमें 371 में आप देखेंगे महाराष्ट्र और एक राज्य गुजरात था, महाराष्ट्र और गुजरात था। उसके बाद देखेंगे 371 का में आप जो देखेंगे वो देखेंगे नागालैंड को देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 खा में निम्नलिखित राज्यों या राज्यों में से किसका विशेष उपबंध है, तो आप देखेंगे मणिपुर का नहीं है, इसका नहीं है, हाँ नागालैंड का नहीं है, तो किसका है आप देखेंगे वो है खा में असम का है। उसके बाद नागालैंड का में आएगा, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात आएंगे, मणिपुर का खा गा में आएगा, में भी देखते हैं ऊपर लिखा हुआ है मणिपुर, हाँ गा, ये मणिपुर का ज़्यादा विशेष मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए इस साल खास करके, क्योंकि मणिपुर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वहाँ अशांति अभी भी बनी हुई है, जो मेरे ख्याल से मई महीने से स्टार्ट हुई थी और अभी तक वो बनी हुई है, कंटिन्यू वहाँ उपद्रव हो रहे हैं और जितने भी संगठन हैं वह बहुत ही सक्रिय रूप से वो है, आए दिन पेपर में किसी न किसी की जान की या किसी न किसी समूह से संबंधित हत्या की सूचनाएं आती रहती हैं। तो मुझे लगता है ये 371 गा मणिपुर जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, तो 371 में कौन है, 371 में आप देखेंगे महाराष्ट्र गुजरात है, 371 का में देखेंगे तो नागालैंड है, खा में देखेंगे तो आप असम है, गा में देखेंगे तो आप कहते हैं मणिपुर है। देखिए यहाँ पर मैं भी याद करूँ, गा में मणिपुर है, खा में असम है, का में नागालैंड है, में क्या है 371 का में नागालैंड है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जा में अंतर्गत देश के किस क्षेत्र की विशेष स्थिति को प्रदान किया गया है, वह आप देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक को दिया गया है। यहाँ में कौन है, यहाँ में कर्नाटक है, याद रखिएगा यहाँ में कर्नाटक हैदराबाद में है। इसको पढ़ लेते हैं। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 जहाँ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 यहाँ जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 371 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के सशक्त करता है। अब देखेंगे भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य कौन सा, पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो बदल गया है, तो अब वो चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मार्क कर दिया गया है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से अभिप्राय है। ये देखिए ये भी वही हो गया, ये क्वेश्चन ही समाप्त हो गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 था, क्या है, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था, कोई स्थायी नहीं था, ये कभी भी संसद इसको समाप्त कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे विचारधाराएं होती थी जिनके से नहीं चलते थे, तो ये अस्थायी रूप से ही था, बना हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वह पूर्ण बहुमत होने के साथ साथ इसका पूर्व पहले से यही एजेंडा था कि 370 जो विशेष उपबंध किया गया है कश्मीर के लिए उसको समाप्त करना है, क्योंकि वो अस्थायी तौर पर था। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित है, इससे है जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर में स्वयं लागू होते हैं वो हैं कौन कौन से। अब ये देखिए ये जो प्रश्न है ये इसमें विवादित हो गया है। अब जो उस समय लागू होता था मेरे ख्याल से अनुच्छेद 1 लागू होता था शायद, पढ़ लेते हैं।
प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वतः अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं में लागू होते थे। अनुच्छेद 1 जहां जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित करता है, वहीं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में है। विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था? वह था 377 के, ये वाला था, इसमें 370 था, लेकिन क्वेश्चन अब हट गया है तो कोई बात वही नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर का शरद ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो ये देखो वर्ष था, लेकिन अभी ये भी हट गया है क्वेश्चन, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा ने महाराजा के अनुवांशिकी शासन को समाप्त कर सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में शरद ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया। आगे चलकर जम्मू कश्मीर के संविधान के छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 व 10 अप्रैल 1965 से प्रभावी सदर ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर ए आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। प्रश्न में विकल्प में उपलब्ध नहीं था। ठीक, अब 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सही है। जम्मू भारत का संविधान लागू हुआ था, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था, ये भी सही है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था, ये भी सही है, उनका संविधान लागू हुआ था। ये देखिए लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रभावी अंगीकृत किया गया था तथा इसी दिन संविधान की नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को स्वीकार करने के साथ साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को प्रभावी हुआ था या प्रवर्तन हुआ था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चुनाव आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल चुनाव आयोग में बहुत से बदलाव हुए हैं, उनके कार्यकाल बढ़ाया गया है, अस्थायी तौर पर बढ़ाया गया है, इस तरह के उपबंध किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। साथ ही साथ इस साल इलेक्शन भी है, और कहते परिसीमन भी कराना था। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिसके कारण से आप देखेंगे कि चुनाव आयोग चर्चा का विषय बना हुआ था। तो परीक्षाओं में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कितना समय हुआ है, उसी जगह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अभी मात्र 13 मिनट हुए हैं और मुझे नहीं लगता ज़्यादा से प्रश्न होंगे। देख लेते हैं एक बार कितने प्रश्न हैं टोटल। मुझे लग रहा है प्रश्न ज़्यादा है, नहीं 53-54 बहुत आराम से हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। टोटल 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। देखते हैं आगे। चलिए प्रारंभ करते हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है किस भाग में चुनाव आयोग के बारे में, भाग 15 में है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचकों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन
तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचक आयोग और उतने अन्य निर्वाचक आयोग से इन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियमित करके नियम कर मिलाकर बनाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इनकी नियुक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, इनकी ध्यान रखिएगा, चुनाव नहीं तो उनकी नियुक्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग ने 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय, याद रखना क्वेश्चन बनेगा, शुरू से 3 सदस्य था नहीं। निर्वाचन आयोग प्रारंभ से 1 सदस्य था, लेकिन 1915 अक्टूबर जो है 1989 को क्या हुआ, इस निर्वाचन आयोग में 1 सदस्य थे, लेकिन उसके बाद 16 अक्टूबर को क्या हुआ, इसमें 2 लोग को और जोड़ा गया। 16 अक्टूबर 1989 को 2 लोग को और जोड़ा गया, लेकिन 1 जनवरी 1990 को ही क्या हुआ, यानी कि 2 महीने भी नहीं चल पाया, या फिर से 1 सदस्य हो गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 का दिन आया। ये दिन किस लिए था? क्योंकि इस दिन फिर पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयोग, यानी कि 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए। तब से यह 3 निर्वाचन आयुक्त चला आ रहा है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके पास समान शक्तियां होती हैं, यानी कि जो निर्वाचन आयोग होता है, जो एक व्यक्ति, और उसके 2 अतिरिक्त, तीनों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं। मतलब तीनों को समान शक्तियां मिलती, समान वेतन मिलते हैं, समान सारे उनके जो भत्ते होते हैं, रहन सहन के जितने भी होते हैं, सब उनको समान तौर पर दिए जाते हैं। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो उनको भत्ते दिए जाते हैं या सेवाएं दी जाती हैं, वह किसके समतुल्य होता है? वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य होता है। अब उसके आगे, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो सकता है रहता है। अनुच्छेद 324(5) के परंतु के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी 2/3 बहुमत वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, जो हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, उनको हटाने के प्रावधान में ये वही वाला उपबंध है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, पुराने लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, उसको अच्छे से डिटेल में बताया, उसको देख लीजिएगा। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। यानी कोई प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त कोई रखा गया है, हाँ, तो उसको हटाने के लिए जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग को जो हटाने की प्रक्रिया तो वो फॉलो नहीं की जाएगी। केवल मुख्य निर्वाचन आयोग के जो आप वो देखेंगे सिफारिश पर हटा दिए जाएंगे। अब है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र या राज्यपाल प्रशासक निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर जारी करता है, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधित विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसको फिर से एक बार देखते हैं। इस लाइन को लिखा है इसमें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के या संघ राज्य के राज्यपाल या प्रशासक के द्वारा
प्रशासन निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पे करते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर। विधानसभा विधान परिषद के चुनाव के लिए वहाँ के राज्यपाल बताएंगे, निर्वाचन आयोग की सलाह पर बताएंगे। जबकि चुनाव के विभिन्न चरण की कितने चरण में कितने चुनाव होंगे, किस क्षेत्र में होंगे, इसके बारे में विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। मतलब जो चरणों के बारे में कौन निर्वाचन, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। 1 मिनट, थोड़ा सी आवाज हो रही है। अब उस तरह की आवाज नहीं आ रही होगी। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत क्या बोला गया है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है, कोई संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है। याद रखिएगा, भारत में मत देने का अधिकार कैसा है? वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, कौन सा अधिनियम? 61वें, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, यही है ना, 1989 सॉरी 88, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न में आ चुका है, अभी आगे हम देखेंगे इसको। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया 1988 में कि जो मत देने का आयु थी 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुई। कब से हुई? 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुई। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के एवं 243 जेड ए के तहत कराया जाता है। तो जो पंचायती राज्य का, जो पंचायतों या नगर निगम का जो चुनाव होता है, उसको कौन कराता है? उसको मुख्य चुनाव आयोग नहीं करवाता है, वो करवाता है राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। अब इसके बाद परिसीमन की बात आएगी। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है। तो परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है? परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना होता है। अब तक 5 बार, याद रखिएगा कि जो परिसीमन होता है वह जो जनगणना के आधार पर होता है, परिसीमन हमेशा जनगणना पे आधार पर होता है। और अब तक 5 बार 1992, 63, 73, 2000 एवं 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। यानी 2020 में भी परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। और 5 बार नवीनतम परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिससे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर के विधानसभा में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का कार्य सौंपा गया है। तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष तक विस्तृत करने के साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्य को हटा लिया गया है।
भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामादेवी थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रामादेवी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी? वी.एस. रामादेवी बनी। अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान करता है? तो वो करता है 324 के तहत करता है। भाग 15 324 भाग 15 ये देखिए स्टार्टिंग में हमने भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में है। 324 से 339 तक के बारे में 29 तक के बारे में है। अब दूसरा देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आप देखेंगे पहला वाला 324 है। अब भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? देखेंगे 324 में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, वह किसके तरह? राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति किया जाता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ये गलत है। पहला वाला गलत हो गया, तो पहला ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो अब देखेंगे पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये दोनों हट गए। अब 2 3 4, ये 4 ऑप्शन पढ़ना है हमें। हाँ, और चारों ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही वेतन पाकर हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ये भी देखेंगे आप, सही है, क्योंकि उनको भत्ते जो निर्वाचन आयोग के समान ही दिए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश के समान ही। तीसरा है, अब दो दो दोनों, अब क्या है 3 या 4, तीनों में से दो, 3 या 4 में से ऑप्शन में से कोई एक गलत है। आगे देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये बात सही है। जो और जो सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्चतम न्यायालय में को न्यायाधीश को हटाने के लिए, वही जो है आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी है। तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया सही हो गया। 2 और 3 सही हो गए। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो गया, बी वाला सही हो गया है। देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन एवं संदाएं दी जाती हैं। तो यह देखेंगे आप सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है। ये भी सही है। देखेंगे इसमें से 2 ऑप्शन सही मिल गए हैं। तीसरे को और कहीं से तीसरा वाला ऑप्शन वाला बना नहीं है। 1 2 यहाँ 3 नहीं लिखा है, यहाँ 3 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी में सेट करने के लिए ऐसे जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे कि हाँ ये अब ये वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन कहीं 3 का बन ही नहीं रहा है। अब पूछ रहा है कौन सा सही है। ये तो तब पढ़ते ना जब पूछता कि कौन गलत है। अब 7वां प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके होता है? ये गलत है, किसी के समकक्ष नहीं होता है वो पद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। इस नहीं, पदच्युत मुख्य, एक मिनट, क्वेश्चन गलत मैंने पढ़ लिया है, हटाऊंगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? वह रहेगा राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, और संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर दिया। यानी कि वही वाला जो आप समझेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है, ये वही वाला है। अब है कथन कारण के प्रश्न है। संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयुक्त को दी गई है। दूसरा है, हाँ, कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे मतलब? हाँ, कार्यपालिका के पास है,
लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। कार्यपालिका में तो वही आएंगे ना, संसद 2/3 बहुमत से तो होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू हो, वही वाली प्रक्रिया से किया जा सकता है, यानी 2/3 बहुमत वाला काम होता है इसमें। अब निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं। कैसे हटाए जा सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, हाँ सही है। ये निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है कि वो निर्वाचन आयुक्त जो अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है, उनके लिए बात हो रही है। अब भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी सभी चुनाव करवाना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना, ये भी सही है। किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संतुष्टि करना, ये इनका काम नहीं है। ये राज्यपाल की रिपोर्ट पर होता है, आपको पता होगा। हम जब राज्यपाल पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे। अब उसके बाद निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये इनका काम है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो वो संबंधित नहीं है, देखेंगे। अपना ये भी संबंधित है, विधानमंडलों के चुनाव का उचित प्रावधान करना। ये थोड़ा मुझे देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट। ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। अब राष्ट्रपति के चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब बस यहाँ रफ कर देते हैं। पढ़ेंगे 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, वह स्थानीय नहीं किया जाता है। ये जो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। भारत में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं निर्वाचन आयोग के? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पद के लिए निर्वाचन कराना, ये नहीं होता है। ये निर्वाचन आयोग काम नहीं होता है। ये उसी का मतलब जो सदन होता है उसी का काम होता है। ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। पहले हटा दीजिए हर जगह से। 2 और 3 में से कोई नहीं। नगर पालिका नगर निगम का चुनाव नहीं, इनका तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा भी हटा दीजिए, तो ये भी हट गया। एक तो था ही नहीं, तो ये भी हो नहीं सकता। निर्वाचन आयोग के उत्पन्न सभी संदेहों का विवाद का निर्णय गलत, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 संसदीय निकाय होता है। 5 संसदीय बाहर निर्वाचन, 3 संसदीय निकाय है। पहले 1 था, अब 3 हो गया है। तो इसमें से पूरा कौन सही है? तो पहला हटा दीजिए, पहला तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं। उसके बाद है संघ की गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करते, गलत है। दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ भी गलत, तो आंसर सीधा मिल गया। तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर देते तो कोई नहीं है, तब इसमें तीसरा पढ़ने की आवश्यकता हो जाती। इस तरह क्वेश्चन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखेंगे चुनाव आयोग का संबंध चुनाव की अधिसूचना जारी करने से नहीं है। ये राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। देखिए इसमें लिखा होगा क्या हो गया, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद में जो है राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है तथा इस समय में निर्वाचन तिथि और विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अब है भारत के निर्वाचन प्रक्रम के प्रारंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये बोल रहा है, तो उसमें सही कौन सा है? ये सी वाला। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाए। अब उसके बाद है भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? तो की गई है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकन संक्रमण मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये नहीं मुझे लगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचित मत प्रणाली। तो ये दोनों मैंने नहीं पढ़ा है। देख लेते हैं क्या है 1 और 2। हाँ, ये दोनों अब
तक हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं, ये दोनों का कहीं भी नाम नहीं आया है, लेकिन ये दोनों इनका नाम आया है। तो ये हो गया। अब संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्णय कौन देता है? वह देता निर्वाचन आयोग के राष्ट्रपति पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति देता है। अब संसद के सदस्य की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? वह राय प्राप्त करता है भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करता है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? और राय लेगा निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अब है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी निक्षमता राशि जमानत राशि खो देते हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत कम थी, ये होता है। अब है, न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके पास है? वो संसद के पास है। अब अभिकथन और कारण के प्रश्न है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिसूचित किया है, तो ये जो है मुझे विवादित लग रहा है, देख लेते हैं आंसर क्या है, सी वाला है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता कौन बनाता है? आदर्श आचार संहिता को चुनाव आयोग बनाता है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलान व अन्य ऐसे सुप्रीम कोर्ट उपयुक्त स्पष्ट करते हैं। अब 28वां प्रश्न देखते हैं। भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, वह है विधिक अधिकार है। मतलब कि जो हमें वोट देने का अधिकार है, कौन सा विधिक अधिकार है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, याद रखिएगा। ये प्रश्न देखिए आईएएस में पूछा जा चुका है और यूपीयूडीए और एलडीए पर भी पूछा जा चुका है। भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? वो है विधिक अधिकार है। अब भारत में मतदान देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से है, एक कौन सा है? ये एक वैधानिक अधिकार है। अब है, नवनियुक्त द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदान का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में, 1 मार्च से शायद प्रभावी हुआ, 28 मार्च से प्रभावी हुआ था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 था, 1988 था। अब है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 के लिए कर दी गई थी, जो प्रभावी हुआ था 15 मार्च से, शायद 28 मार्च से प्रभावी हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वो था 61वां, सी वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला। अब है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो मतदाता की आयु को घटाने से संबंधित है। 21 से करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 35वां देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वो वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है 326 में दी गई, याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। 326 किस में आता है? निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करने अथवा वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? वह कराता है, आपका 326 कराता है। पार्लियामेंट्री द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु
अध्यक्ष होने की कानूनी आयु क्या थी? वो थी 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। अब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में सम्मिलित है। कौन-कौन सिद्धांत सम्मिलित हैं? सभी सभी इसमें सम्मिलित हैं कि वह वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने की कोई स्थान नहीं। सही बात है, कोई स्थान नहीं है इसके लिए। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ये भी सही बात है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अब है निर, निर्गमित मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा सही है देखेंगे। तो निर्गमन मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस नरोच्चतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अब 40वां क्वेश्चन है, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन = 10 लाख लगभग कितनी थी? तो उस समय कितनी थी? 714 थी। ये देख लीजिएगा एक बार। अब 41वां प्रश्न है, नहीं एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब है 41वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसे कोई कानून नहीं लोकसभा चुनाव में तीन निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोके। तो ये देखेंगे, एक जो ये बी वाला ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं, तो मतलब कि 3 निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहाँ 2 जगह से चुनाव लड़े तो इससे संबंधित ये प्रश्न उठ गया था। उसके बाद है 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो ये सही बात है, इसमें दिया हुआ है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिनसे उनसे खाली किया गया, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्र में विजयी हुआ हो। ये भी गलत है। नंबर बी वाला जो है सिर्फ सही है, इसको पढ़ लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 में हुए एक संशोधन के तहत धारा 33(7) में यह प्रावधानित किया गया कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या 2 से अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 से अधिक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि उसमें 3 लिखा था लेकिन नहीं 2 है। कथन 2 सही है क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1951 में लोकसभा चुनाव में रोहतक, सीकर और फिरोजपुर से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, परंतु वे तीनों सीटों पर पराजित हुए थे। जहां तक कथन 3 का प्रश्न है, तो वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवयव अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया। नोट, यूपीएससी इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ध्यान रखना है, जो 2021 का आया था इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अब 42वां प्रश्न देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल में संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता हो जाएगी। अब उसके बाद होगा 2 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो जाता है, प्लस 6 वर्ष, टोटल 8 वर्ष के लिए बात होती है। यही राहुल गांधी के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, जो अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन अभी उनको राहत दी गई है। इसको मैं रफ कर देता हूँ।
लेकिन होती 6 वर्ष की सज़ा है। जो चुनाव न लड़ने के लिए 6 वर्ष की सज़ा होती है, 2 वर्ष तो आप कारावास में अधिकतम रहते हैं। अब लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। सही है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, यह गलत है। 2 क्षेत्रों में हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। तीसरा वाला गलत हो गया, तीसरा जहाँ-जहाँ हटा दीजिए। अब बचा सीबी वाला ऑप्शन, चौथा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के जल्दी-जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं अगर आ रहे हैं तो, अदरवाइज़ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चौथा पढ़ते हैं। चुनाव लड़ने वाली किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अब है दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की थी, इसलिए की थी लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियता की सिफारिश की थी। अब दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है और निर्वाचन सुधार से संबंधित है। अब है लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 क्या है? लोकसभा की 443 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। अब उसमें देखा है कि किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। गलत है, परिसीमन आयोग द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये राष्ट्रपति काम से संबंधित होता है शायद। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो यह सही इसमें जो है ये भी गलत है, देखेंगे आप। तो आंसर कौन सा है? कथन 1 और 3 गलत है, यानी कि ये गलत है और ये गलत है। निर्णय परिसीमन आयोग, लेकिन कथन 2 सही है कि जो परिसीमन आयोग का निर्वाचन कौन करता है, वो किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। ठीक है ये। अब 46 प्रश्न देखते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है, दोनों ही सही हैं और प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन तथा दूसरे को कारण बताया कहा गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करती है। चलो ठीक, समझ में आता है ये। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्जातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोनों ही सही है, तो सही व्याख्या भी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करती है। अब उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां ये जरूरी नहीं है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं इस पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। अब है भारत में मतदान में प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या था? ये था आपका M3 था। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर यानी वीवीपैट, ये जो लिखा है इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में, मुझे याद आ रहा है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपैट युक्त ईवीएम M2
M3 संस्करण उपयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? तो बनाया गया आपको 1989 में बनाया गया। उससे पहले एक था, 1989 के बाद 1990 में ही फिर एक सदस्य हो गया, फिर 1993 में ये फिर से 3 सदस्य हो गया। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग का सदस्य नहीं था? तो निर्वाचन आयोग सदस्य कौन नहीं रहे हैं? NB लोहानी नहीं रहे हैं। ये जो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें 2 ही होता, आ रहा है तो टिक मारिए, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, छूइए ही नहीं ऐसे प्रश्न जो एकदम फैक्ट वाले होते हैं। अब है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी, ये भी सही है, सी वाला ऑप्शन। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन भी हाल ही में है, तो आपका आरओ में आने की संभावना है। याद रखिएगा, पहले निर्वाचन सुकुमार सेन थे और पहली महिला कौन थी? रमा देवी थी। अब है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आप कौन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? महिला, वो भी कहते हैं वीएस रमा देवी थी। क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आया हुआ था 2019 में, उसी को बढ़ा के उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें रख दिया। इसलिए कहते हैं पूर्वालोकन सीरीज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? मतलब नेशनल वोटर्स डे क्या है? वह है 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये देखिए पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन डाल देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये ही निर्धारित करते हैं सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। अगर इस तरह के प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बाहर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए, आज ये निर्वाचन आयोग को समाप्त कर दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।